नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार की सियासत में लंबे वक्त से सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार एक पक्ष बने हुए हैं, जहां उन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का एक रिकॉर्ड बनाया और 10वीं बार भी उनकी मजबूत दावेदारी है। वो बेशक सहयोगी दलों के सहारे चुनाव मैदान में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सहयोग अपनी शर्तों पर ही मंजूर करते हैं। ये नीतीश कुमार की मजबूत सियासी पकड़ का करिश्मा ही है कि उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, लेकिन पलटी मारने का उनके एक्शन को लेकर हर सहयोगी दल हमेशा चौकन्ना रहता है। फिर भी भरोसे के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाने की मजबूरी भी होती है। लेकिन हाल के सालों में किसी भी कामयाब नेता की तरह नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत रखते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन जैसा सियासी प्रयोग भी किया है और 2 बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी का साथ छोड़ना इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन दिल्ली की सत्ता का सपना साकार होता नहीं दिखने पर नीतीश कुमार ने फिर से बिहार की सियासत में अंगद के पांव की तरह जमना उन्हें मुफीद लगा। अब जबकि बिहार में चुनावी बयार बह रही है, ऐसे में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए सियासी गुणाभाग कर रहे हैं। सीएम फेस का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज नीतीश कुमार एनडीए की रैलियों से दूरी बनाए हुए हैं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव बाद की रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपना गढ़ बचाने के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ भीतरघात कर सकते हैं? क्या सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव के बाद एक बार फिर पाला बदलेंगे? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण की वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर चुनाव के केंद्र में हैं। वजह भी साफ है कि नीतीश कुमार ऐसी ताकत है जो अकेले सत्ता में नहीं आ पाते हैं और उनके बिना राज्य में कोई सरकार बन भी नहीं पाती है। पिछले 20 साल से चुनाव संग्राम के बाद जनता इसी सिलसिले को देख रही है। नीतीश कुमार पलटी मारते रहे हैं, जिसका साथ वो छोड़ते हैं वो उन्हें पलटू राम कहता है। लेकिन धोखा खाने के बाद भी वो बाहें और दिल खोलकर नीतीश का साथ पाने के लिए बेताब रहता है। 9 बार बिहार की कमान संभाल चुके नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, इसको लेकर भी अटकलें तेज हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू से बड़े भाई का दर्जा छीनकर बराबर सीट बांटी है, उससे बिहार के सुशासन बाबू का मन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बीजेपी की रणनीति का तोड़ निकालने की कोशिश में लगा हुआ होगा। ये बात तब और मजबूत हो जाती है जब पहले चरण के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने करीब 1 दर्जन रैली और रोड शो किए, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए। पटना के रोड शो में भी नीतीश का शामिल न होना भी बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने की सियासत को बता रहा है। इससे पहले 2 नवंबर को आरा, 3 नवंबर को सहरसा और कटिहार की चुनावी रैली में सुशासन बाबू ने मंच साझा नहीं किया। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है, बीजेपी बिहार में मजबूत हुई तो जेडीयू के लिए बिहार में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार हर शब्द के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत के मुद्दों पर नीतीश हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। वो कई मुद्दों पर चुप रहते हैं और उनकी ये खामोशी ही उनकी असली ताकत है। नीतीश का राजनीतिक सफर गठबंधनों के बीच गुजरा है। 2015 के चुनाव के अलावा 2005 से अब तक के बिहार विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरते रहे हैं। बात अलग है कि 2015 में आरजेडी के गठबंधन में जीत के कुछ वक्त बाद नीतीश ने बीजेपी का पल्ला थाम लिया। वहीं 2020 में बीजेपी के साथ जीते, लेकिन एक बार फिर से आरजेडी को सरकार में साथ ले लिया। सुशासन बाबू की सियासत की बात करें तो उनका मन कई बार बदला है और पाला बदलकर सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं। बार बार बदला नीतीश का मन। नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सरकार केवल 7 दिन ही चली, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दूसरी बार सीएम बने। 2010 में भी एनडीए की मदद से नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2013 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया। इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए, बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। वो करीब 1 साल मुख्यमंत्री रहे। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। नीतीश 5वीं बार सीएम बने। 2017 में तेजस्वी पर सीबीआई की ओर से लगे आरोपों के बाद नीतीश ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया।
फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार छठी बार सीएम बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठे। 2022 में फिर नीतीश बीजेपी से अलग हुए, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, 8वीं बार सीएम बने, 1.5 साल ही टिके। जनवरी 2024 में बीजेपी के संग मिलकर सरकार बनाई और 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिलहाल नीतीश बीजेपी के साथ हैं और जोर शोर से कई बार दोहराते हैं कि वो 2 बार गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं होगी और हमेशा बीजेपी के साथ ही रहूंगा। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। हालांकि कई बार बीजेपी के साथ उनके रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कभी वो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ थामे फोटो अखबारों में छपने पर बीजेपी की कार्यकारिणी का डिनर का न्योता रद्द कर देते हैं, तो कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मोदी के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन इस पहले चरण के चुनाव प्रचार से नीतीश की चुनावी मंचों से दूरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू कई सीटों पर भीतरघात कर सकती है, क्योंकि इस बार एनडीए की ओर से नीतीश कुमार सीएम का फेस नहीं है। वहीं जेडीयू केवल अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काम करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतकर दबाव बनाया जाए और बिहार में कुर्सी के लिए मोल भाव किया जा सके। नीतीश कुमार जी का दूसरा प्रोग्राम चल रहा था। नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री, आजकल तो सब कोई, अब आप कहिए मनोज तिवारी, पवन सिंह दोनों एक ही जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? दोनों अलग अलग जाएंगे। और सबकी, ललन सिंह जी थे ना वहाँ पे, तो उस पे पूरा एनडीए था और इस व्यवस्था को बिहार बहुत सपोर्ट कर रहा है और एनडीए के प्रति तत्पर। हालांकि नीतीश की पिछली सियासत को देखते हुए बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को डर सताने लगा है कि कहीं भाजपा उन्हें किनारे तो नहीं कर देगी। ऐसे में बिहार के गांव-गांव की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार बीजेपी की हर चाल का तोड़ खोज रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी पर कितना भारी साबित होते हैं और क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर एनडीए को ही निपटाएंगे। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। चलिए, 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन से अलग हटके सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर बात करेंगे। अब नीतीश कुमार पर बात इसलिए करनी है कि बार बार उनका जब मन बदला है, तो इस बार क्या होगा? क्या इस बार फिर से इस इलेक्शन के बाद पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एनडीए की सीट शेयरिंग हुई है उसको देखिए, एकदम 50-50, मतलब इक्वल हुआ। उसके बाद से उनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, और ये शुरू से चर्चाओं में था। ये जरूर कहा गया कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव जरूर है, बीजेपी कहती आई है, लेकिन सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो नीतीश कुमार देखिए, वो माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहा जाता, बहुत कुछ समझते हैं, और उनका 1% भी मन यदि इधर उधर हुआ तो फिर लेने के देने बहुत अच्छे से पड़ सकते हैं, ये सब जानते हैं। पर क्या ऐसा होगा? अब से कुछ देर पहले इस रिपोर्ट में जो हमने सुना, कहा था कि अब इधर उधर नहीं होंगे, अब मोदी जी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन ये राजनीति है, कब कौन कहां पलटी मारे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सोमवीर सांगवान। सोमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह। मोहम्मद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आप ही से शुरू करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी नमस्ते, दर्शकों को प्रणाम, आरपी श्रीवास्तव जी को प्रणाम, साथ ही वक्ताओं को प्रणाम। उम्मीद है मेरी आवाज मिल रही होगी राखी जी आप? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी,
नीतीश जी को ये नहीं कह रहे आप लोग कि हमारे सीएम फेस यही होंगे, हैं उन्हीं के साथ, और मेल मिलाप भी बहुत अच्छा है, कुछ कुछ रैलियां ऐसी हुई जिसमें नज़र नहीं आए, और उनके नेतृत्व में चुनाव होना और सीएम भी वही बनेंगे जैसे कि तेजस्वी का डिक्लेरेशन है। इन सब चीज़ों से ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश जी जो है कुछ आपको धप्पा कर सकते हैं? आज इस पर हम चर्चा करेंगे, तो जवाब तो देंगे ही, लेकिन ऐसी चीज़ें आ रही क्योंकि आप लोगों की जो सीट शेयरिंग हुई है वो भी ऐसी गई है, ऐसा लगता है कोई प्रेशर में आया बिल्कुल, कि ना वो हिल रहे थे कि नहीं हम इतना और आप लोगों की तरफ से भी इतना। राखी जी, निश्चित तौर पे बिहार में चुनाव है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को मिलना चाहूंगा जिसको आपने कहा कि उनको लग नहीं रहा। अरे क्या पैरामीटर चाहिए उनको जिससे उन्हें लगना शुरू हो जाए? अरे हम फ्रेंडली फाइट नहीं है, हमारा गठबंधन है, और हर चुनाव का एक मैनेजमेंट होता है, एक तौर तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे कि हम प्रचार और अपने अपने मतदाताओं को कन्विंस करने में लगते हैं। अब हम क्या, अब मतलब इंडी गठबंधन की तरह से फ्रेंडली फाइट हो तभी माना जाएगा गठबंधन है क्या? भारतीय राजनीति के चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है, या तो टीम होती है, टीम मैनेजमेंट होता है, या तो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अब अगर उनकी यानी इंडी गठबंधन को मान करके, अगर पैरामीटर मान करके अगर हमें कसा जाएगा, उस कसौटी पे हमें कसा जाएगा, तो मैं क्षमा चाहूंगा राखी जी, हम लोग हम थोड़ा भिन्न हैं। और जहां तक रही मतलब आपने पहले स्टोरी में भी बताया था कि नीतीश जी ने कब क्या किया, बहुत अच्छी बात है। और आपने भी कहा कि देखिए उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो हमारे गठबंधन है, वो बिहार में जो क्राइम कम हुआ है या जो विकास की बयार बह रही है, हम उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में ले जाएंगे। बहुत आज तो देखिए, आज तो खबरों का माहौल बड़ा गर्म रहा। आज एकदम से अगर खबरों का सेंसेक्स कहा जाए तो एकदम टॉप पे था। आज सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी जो है जो लॉन्च ना हो सके ऐसे नेताओं ने भी बहुत सारी खबरें बनाई, और बनाने के बाद वो फिक्स हो गया हर बार की तरह से। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आपके प्रश्न पे आता हूं कि देखिए, ये जिनको नहीं लगा मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उनसे हाथ जोड़ता हूं। बिहार की जनता डिजिटल मीडिया पे उपलब्ध जो कंटेंट है, देखिए आप भी भोपाल से देख रही हैं, मैं भी दिल्ली में बैठा हूं, घर गया था दीपावली में बनारस में, तो वहां से भी मैंने देखा, और बहुत से रिश्तेदार दोस्त हैं वहां पे भी हमें देख करके समझ में आता है। देखिए बिहार जो है ना, सभ्यता भारतीय सभ्यताओं के बहुत महत्वपूर्ण अंग बिहार से में जिनका उदय हुआ है, और सभ्यताओं की जननी बिहार मानी जाती है। तो यहाँ पे कोई ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति आ जाए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ और अपने थॉट प्रोसेस को प्रस्तुत करने लगे, तो माफ करिए बिहार की जनता, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। शुरुआती खिलाड़ियों के लिए बिहार नहीं है। बिहार अपना आंसर देता है अपने एक्शन से। इसके पहले भी चुनाव हुए, उसके पहले भी सरकारें बनी, और नीतीश जी बीते इतने समय से वहां के मुख्यमंत्री हैं। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा उनकी मजबूती में। तो ये जो लोग भ्रम की स्थितियां फैलाते हैं, नहीं, मैं समर्थन करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्ष को पूरा स्थान मिलना चाहिए। विपक्ष सवाल करे, विपक्ष उस पर एकदम झंडे गाड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आखिर इसके बिना लोकतंत्र कैसा? लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हमसे कमजोर खिलाड़ियों और हमको उसके पैरामीटर्स पे आंका जाएगा, तो क्षमा चाहूंगा राखी जी, मैं आज थोड़ा सा रूड जरूर साउंड कर रहा हूँ, लेकिन बिहार का चुनाव, अब इसके प्रचार बंद हो चुके हैं। कल जनता जो है मत देगी, और ऐसी स्थिति में हम कोई ऐसी चर्चा या ऐसी कोई बात नहीं चाहते जिससे कि संवैधानिक कोई आपदा हो और बिहार की जनता जो है कहीं से भ्रमित हो। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस या विपक्षी दलों इंडी गठबंधन का पूरा प्रयास है। लेकिन अब आप देखिए ना क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं। राहुल जी आए, प्रचार किए, चले गए, फिर तेजस्वी आए। तेजस्वी राहुल जी कितनी बार दिखाई दिया, हालांकि उनका तो गठबंधन है। विपक्ष में तो एकता का द्योतक, कितना परचम इतना ऊंचा लहराया जाना चाहिए कि हिमालय पर्वत से भी ऊंचा हो जाए। लेकिन हिमालय पर्वत क्या, बगल वाली पहाड़ी का जो 200 फुट की पहाड़ी होती है, उसके ऊपर भी झंडा नहीं लहरा पाया। तो अब वो देखिए ना, मैंने कहा था कि इनके पैरामीटर्स पे कृपया हमें न कसा जाए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आती हूं अपने और मूल प्रश्नों पर। बहुत सारी बातें हैं, मेहमान कई सारे हैं, इसलिए सबकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। जेडीयू डॉक्टर मोहम्मद लुत्फुल्लाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। देखिए, क्योंकि आज की हमारी जो मूल चर्चा है वो नीतीश जी को लेकर है, क्योंकि बिहार में या तो एक तरफा कोई चला जाए, ये हो नहीं सकता, होता सब गठबंधन के साथ ही है। रही बात नीतीश जी पर ऊपर चर्चा करने की, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज भी कितना ही जोर लगा लिया जाए, गठबंधन कितनी ही ताकत लगा ले, डिपेंड उन पर करेगा। नंबर ऑफ सीट साफ साफ दिखाती हैं। तो आखिरकार मैं पूछूंगी कि आप यानी जेडीयू और बीजेपी के
आंतरिक रूप से चल क्या रहा है? मैं ये सवाल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि कई ऐसी रैलियों में वो दिखे नहीं, और मास्टरमाइंड इतने राजनीति के ऐसे हैं कि कब क्या कर देंगे, कल वोटिंग है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपका गठबंधन कमजोर है या नीतीश जी ऐसा कर ही देंगे, लेकिन नीतीश जी ऐसा कई बार कर चुके हैं, तो ये सवाल बिल्कुल बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा है, हुआ है, और हमारा यही मुद्दा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे बनाएंगे? आपका सहयोगी बीजेपी ने तो कहा ही नहीं कि वो सीएम फेस होंगे, तो बनेंगे कैसे? बिहार में सीट शेयरिंग का कोई मामला है ही नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा है, और बिहार की सम्मानित जनता, देवतुल्य मतदाताओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी। मुझे लगता है विपक्ष के पास जाया जाए उससे पहले एक्सपर्ट की बातें आ जाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगी ये चर्चा। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रियदर्शी जी, एक पक्ष ने डिक्लेयर नहीं किया है कि नीतीश जी ही सीएम फेस होंगे। जेडीयू का ये पूरा दावा है बनेंगे वही, सीट शेयरिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है। साफ संकेत देते हैं कि जो नीतीश जी चाह रहे होंगे, जैसा घुमाना चाह रहे होंगे, घूमेगा वैसा ही। मैं गठबंधन पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन बिहार का इलेक्शन है, सुशासन बाबू का गढ़ है, और यहाँ जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, उनका कई रैलियों में ना जाना, सीट शेयरिंग के अकॉर्डिंग एक तरफा तो वो जाने ही नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि क्या नीतीश जी का मन बदलेगा इस चुनाव के बाद? मैं एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ना चाहूंगा, शायद यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। एलजेपी के कितने सीटों पर नीतीश कुमार ने प्रचार किया है? एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके सीटों पर कितने सीटों पर नीतीश कुमार ने प्रचार किया है? मुझे नहीं लगता है कि किसी सीट। तो ये एनडीए के भीतर एक जो बड़ा संकट है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच जो तालमेल ठीक ठाक तरीके से अभी भी बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार ने तमाम लोगों के लिए प्रचार किया, लेकिन एलजेपी के लिए वो खुल करके मुखर होकर के क्यों नहीं आ रहे? बहुत बड़ा सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। एनडीए के भीतर यही समस्या है कि एलजेपी का जो कद बढ़ा है, उसकी वजह से नीतीश कुमार परेशान है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि कहीं हमारा विकल्प एनडीए के भीतर चिराग के तौर पर तैयार करने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। एक समस्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने, राखी जी आप किस हवाले से कह रही हैं, जरूर आपके पास कुछ सोर्स होगा, लेकिन तमाम नेताओं ने एक के बाद एक नेताओं ने कहा है कि हाँ, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये भी एक तय बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार को अस्थिर करना, यानी केंद्र की सरकार को अस्थिर करना, सिर्फ बिहार प्रभावित नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी बिहार को अस्थिर करके केंद्र में अपना असंतुलन करा ले, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी ना, नहीं चाहेगी। लेकिन मामला कहां है? मामला फंसता हुआ इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार को उनकी हनक के साथ सरकार नहीं चलाने दी गई, तब क्या होगा? नीतीश कुमार को कमजोर नीतीश कुमार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने को तैयार है। शायद मजबूत नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है बिहार की राजनीति में, ऐसा लग रहा है। इसीलिए उनको कमजोर करने की कोशिश हो रही है कि ज्यादा निर्भर अन्य पार्टियों पर। लेकिन नीतीश कुमार का जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से उनके लिए किसी भी दल के साथ समन्वय स्थापित करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरीके से महागठबंधन के नेता आज भी सॉफ्ट हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव के बोल देखिए, करारा हमला नहीं है। कांग्रेस झुकी सी है नीतीश कुमार के साथ। ये लोग बहुत तेज तर्रार, बहुत तीखा हमला नहीं कर रहे। यहां तक कि नए नवेले प्रशांत किशोर
वो भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते हैं, सब पर, जनता दल यूनाइटेड पर हमला कर देते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी पर, लेकिन नीतीश कुमार को ईमानदार बताते हैं। उनके तमाम पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक किस्त जारी कर देते हैं, नीतीश कुमार पर कोई किस्त नहीं जारी करते हैं। तो नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता है बिहार की राजनीति में, उनके कार्यालय के आगे होर्डिंग भी कभी कभी लगता है नीतीश सबके है। पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने इसको चरितार्थ किया है कि नीतीश सबके है। तो जितने भी सहज भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए में रहते हुए हैं, उतने ही वो आरजेडी के लिए महागठबंधन में रहते हुए सहज हो जाते हैं, बिल्कुल सहज। और इनको इधर से उधर होना भी इनको वोटरों को प्रभावित नहीं कर रहा है बहुत हद तक। नीतीश कुमार जिंदा है राजनीति में। कई बार कहा गया कि अलटने पलटने से इनकी राजनीति खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। महागठबंधन से में जाकर के 2015 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए इनका प्रदर्शन खराब हुआ, लेकिन 2024 में बैकबाउंस कर लिया। भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन स्ट्राइक रेट से जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के फिनिक्स पक्षी, जो यूनान में बहुत चर्चित है कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, खुद ही जल जाता है, जलकर राख हो जाता है, जलकर राख खाक हो जाता है, और राख के खाक से फिर एक नया फिनिक्स उभर करके सामने आ जाता है। नीतीश कुमार वही है, बार बार खत्म होते हैं, जलते हैं, खाक होते हैं, बार बार चुका हुआ मान लिया जाता है इनको बिहार की राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार फिर से उभर करके सामने आते हैं। तो नीतीश कुमार को आज भी कमजोर माना जाता है। कहा गया कि इनकी सीटें घटा दी गई और चिराग की मांगे पूरी की गई। वो चिराग पासवान जिसको नीतीश कुमार नापसंद करते हैं, उनकी मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया, और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के साथ कटौती किया। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है, जनता दल यूनाइटेड को नागवार गुजर रहा है। लेकिन चूंकि इन वक्त तक ये अंतिम क्षण तक टिकट बंटवारा एनडीए के भीतर खिंच गया था, इसीलिए कोई निर्णय नीतीश कुमार नहीं ले पा रहे। लेकिन जो ये बात की चर्चा क्यों हो रही है, कुछ तो कारण है ना। कहीं तो आग लगी है जिससे धुआं है, और उस धुआं को देखकर हम लोग चर्चा करने बैठ गए हैं। तो है ये नीतीश कुमार हमेशा जब तक रहेंगे ऐसी चर्चाएं आम रहेंगी कि कभी भी इधर हो सकते हैं, कभी भी उधर हो सकते हैं, और टेकन फॉर गारंटेड अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ले रही है तो ये भूल है। चिराग पासवान को ठीक है कि आप बढ़ाइए, लेकिन चिराग पासवान का क्या प्रदर्शन रहेगा विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो ठीक है कि 100% स्ट्राइक रेट, 90% स्ट्राइक रेट, 70% स्ट्राइक रेट से बेहतरीन, शानदार, जानदार, असरदार प्रदर्शन चिराग पासवान की पार्टी का रहता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में एलजेपी और अभी की एलजेपी आर का प्रदर्शन इसके उल्टा रहता है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर नीतीश कुमार की भी यह नाराजगी है कि इतनी ज्यादा 29 सीटें क्यों दी गई। एक हवा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो कहने को 101 सीटों पर लड़ रही है, असल में भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पर लड़ रही है। 29 चिराग की सीटें और 101 भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो समीकरण जनता दल यूनाइटेड को समझ में आ रहा है अंदर खाने, कहीं ना कहीं इससे असहजता का माहौल, और ये असहजता की स्थिति ने असमंजस को पैदा किया है, और ये असमंजस कभी भी अल्टन और पलटन के तौर पर सामने आ सकता है। यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, सरकार एनडीए की बनी या महागठबंधन, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब नीतीश कुमार होंगे। अगर महागठबंधन को मिल जाता है तब तो खैर तेजस्वी होंगे, लेकिन अगर क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो फिर वहां से भी नीतीश बन सकता है। तो तमाम संभावनाएं आज की तारीख में नीतीश के लिए खुला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी चिराग के प्यार में, एक तरफा प्यार में जो लुट रही है, उलट रही है बिहार की राजनीति में, उसका साइड इफेक्ट नीतीश की नाराजगी के तौर पर आ सकता है। राखी जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, ये क्योंकि भीतर घात के जो आसार नजर आ रहे हैं, कुछ तो है तभी ये बातें हैं। प्रियदर्शी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए राखी जी, मुझे तो ये लगता है कि नीतीश जी बीजेपी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, बीजेपी की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो जानते हैं शिवसेना ने जिसको महाराष्ट्र के अंदर चलना सिखाया, उसके साथ बीजेपी ने क्या किया। हरियाणा से सोमवीर सांगवान जी बैठे हैं, जिसे कुलदीप बिश्नोई ने इनकी उंगली पकड़ी, इनके सहारे इनकी सरकार बनाई, इनकी नींव रखवाई।
उस कुलदीप बिश्नोई का क्या हाल हुआ, उनकी पार्टी हजका का क्या हाल हुआ। और आपको बता दूं बिहार के बारे में, जो कई साथियों को शायद नहीं पता है, ये जो जेडीयू के साथ अलायंस है, जब आरपी सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी वक्त कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को हजम करने की तैयारी बीजेपी कर चुकी थी। लेकिन वो चीजें समय रहते नीतीश कुमार को पता चल गई और फौरन आरपी सिंह को भी हटाया गया, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष लाया गया और 150 से ज्यादा पदाधिकारी नीतीश कुमार ने गुपचुप तरीके से एक रात में पार्टी के बदल दिए, तब जाकर के जेडीयू बची है। अदरवाइज अब तक तो जेडीयू कब की खत्म हो गई होती और बीजेपी निष्कंटक अपना राज कर रही होती। तो ये चीजें नीतीश जी को मालूम है। केवल जेडीयू और बीजेपी इसलिए साथ चल रही है कि केंद्र में बीजेपी को समर्थन जेडीयू ने दिया हुआ है और इसीलिए आज नीतीश जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने केंद्र में समर्थन दिया हुआ है। अदरवाइज किसी भी वजह से नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे। बीजेपी के लिए वो बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। जब तक वो रहेंगे, बीजेपी अपने पैरों पर बिहार के अंदर खड़ी नहीं हो सकती है। तो ये चीजें नीतीश जी को मालूम है और नीतीश जी ये समझते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से नीतीश जी का ग्राफ पहले के चुनावों में डाउन गया है, हर व्यक्ति का एक दौर होता है। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी का बहुत अच्छा दौर रहा, लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, लालू जी का एक बहुत अच्छा दौर रहा, लेकिन आज की तारीख में अगर बिहार के अंदर कोई व्यक्ति चमक रहा है, राजनीति में उभर रहा है, तो वो तेजस्वी यादव है। युवा चेहरा है, उनका बोलने का तरीका, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका काफी अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है पिछला विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन नया चेहरा था, लोगों को इतना विश्वास नहीं था कि तेजस्वी इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। और इस बार मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, जेडीयू और बीजेपी के बीच के मतभेद एक फैक्टर होता है, और नीतीश जी की जिस तरीके से उम्र बढ़ी है या कहीं उनकी कमांड ढीली पड़ी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर रहा है, दिव्यांग महिलाएं भी वहां पे प्रेग्नेंट पाई गई हैं। आपको याद होगा वो सतीश, क्या नाम था उनका, ठाकुर साहब, जिनके उसमें वो महिलाएं रहती थी। तो कई ऐसी चीजें हैं जो नीतीश जी की पकड़ ढीली हुई है। इस वजह से मुझे लगता है आरजेडी अलायंस या तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ाऊंगी इसी चीज़ को। आरपी श्रीवास्तव जी, नीतीश का मन बदलेगा या नहीं, ये ओवरऑल जिस तरीके से एक्सपर्ट अपनी बात कर रहे हैं, प्रियदर्शी जी ने भी बहुत सारी बातें बोली, आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से उनके ग्राफ को यहाँ आंका जा रहा है, वो इतनी आसानी से चीज़ों को जाने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यदि उनको फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पलटी मारनी पड़ी तो वो इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। बिल्कुल साफ संदेश है। नहीं, देखिए राखी, प्रियदर्शी रंजन जी ने कहा कि नाराज़गी तो है नीतीश कुमार में, नाराज़गी होनी भी चाहिए। सीएम फेस के लिए लोगों ने बोला, उनके नेताओं ने जाके बोला है, लेकिन कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। उसके पहले जो है अमित शाह जी ने कहा कि अब संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा। उसके बाद से कन्फ्यूजन शुरू हुआ। सीटों के बंटवारे को आप देख लीजिए, बराबर बराबर, जो बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा में रहते थे, अब जो है दोनों जुड़वा भाई हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्थितियां क्या है। अब ये रही बात वोट, अभी कल वोटिंग होने वाली है, रिजल्ट आने के बाद देखिए यहाँ पर तो ये जो हमारा जो मुद्दा है और जो आज भीतरघात वाली बात है, जिस तरह से चिराग पासवान को नापसंद कर, अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर क्या होगा। जब भी कोई चुनाव, कोई गठबंधन लड़ता है तो एक साथ एकजुट लड़ता है ताकि वोट ट्रांसफ़र इधर उधर ना हो। लेकिन यहाँ जहाँ तक हमको लगता है कि हर आदमी अपना वर्चस्व बनाने के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो, अपनी सीटें क्यों घटाएंगे या बीजेपी की सीटें क्यों बढ़ाएंगे, जब उनको ये लगता है कि आने वाले समय में उनको सीएम रहना है कि नहीं रहना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये चिराग पासवान को सामने ला करके बीजेपी ने जितनी सीटें दिया दबाव में, चाहे जैसे भी, हालांकि विपक्ष पर भी है, प्रधानमंत्री जी बोले कि जो है कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा लगा के इन्होंने मुख्यमंत्री पद का सीएम फेस लिया। लेकिन एक सवाल यह है कि चिराग पासवान से क्यों इतना ज़्यादा झुकी, जबकि ये जानते हैं कि सरकार किसके भरोसे चल रही थी, केंद्र की, नीतीश कुमार की, जेडीयू के माध्यम से। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या चुनाव के वोटिंग के दौरान भीतरघात होगा अथवा नहीं होगा। हमको लगता है, जहाँ तक मैंने कई जगहों पर जो रिपोर्टिंग किया, जो जगह पर जीरो ग्राउंड पर मैंने कई बार कई विधानसभा चुनाव लोकसभा में देखा, जब नेता एक दूसरे से नाराज होते तो एक दूसरे को वोट देने नहीं देते हैं, अपना वोट ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं। सवाल इसका है, पहले चरण का कल मतदान है, देखिए कितना वोट ट्रांसफ़र होता है। अगर इस तरह का कन्फ्रंटेशन है, आपस में मनमुटावल है,
तो वो तो पक्की बात है कि वोटों में ही कहीं कहीं वहीं से शुरू हो जाएगी लड़ाई। अभी तो रिजल्ट आने की बात है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना के यही बात कही जा रही थी वहाँ पर कि जो है शिंदे जी आगे हैं और वो जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने अपनी संख्या बल के आधार पर वहाँ सरकार बना ली। और इसके बाद जिस तरह से दोनों दलों में, जो शिवसेना में और इसमें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस में जिस तरह से विभाजन हुआ, और अगला टारगेट जैसा बता रहे थे हमारे विश्लेषक कि यहाँ पर जो है एक तरह से विभाजन की तैयारी थी, तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार के आरजेडी के साथ सरकार बना ली और उसके बाद पुनः वापस आ गए। कभी यहाँ बोलते हैं कि मैं कभी जीवन में नहीं जाऊँगा, इधर बोलते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप बताइए नीतीश कुमार जाएँ क्या करेंगे। रही बात है कि जेडीयू के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है आज की डेट में। इस चुनाव में अगर जदयू का जो परफॉर्मेंस अच्छा होता है और ये रहता है तो निश्चित रूप से आने वाली राजनीति में एक जो है उनकी वजूद कायम रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से स्थितियां बदली, चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिल गई, जेडीयू को कम मिली, या बीजेपी को ज़्यादा मिल गई, जेडीयू को कम मिली, या फिर जेडीयू को ज़्यादा मिली, इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ देखिए एक तरह से खिचड़ी टाइप काम है। और देखिए एनडीए अपने ही उलझन में है। महागठबंधन से क्या लड़ाई है वो तो अलग की बात है, लेकिन आंतरिक उलझन इनमें ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो जो रिजल्ट आएगा उसके पहले भीतरघात की संभावना ज़्यादा है। आप 16-17 जो है टिकट कटे हैं किसके, भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग लोगों के। आप ज़रा देखिए क्या वो नेता वहाँ चुपचाप बैठे होंगे या मुंह ढक करके चले जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश और अन्य राज्य नहीं है कि जहाँ नेता जल्दी मान जाते हैं, वहाँ उतनी भारतीय जनता पार्टी जो है कभी अपने दम पर सरकार तो बनाई नहीं और कभी उनका सीएम फेस भी नहीं आया। तो मेरा ये कहना है कि इतनी आसानी से लोग मानते भी नहीं हैं। और बिहार का इलेक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ कास्ट की राजनीति है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार का इतने सालों का सुशासन है। आप ये बताइए 20 साल के सीएम हैं, अगर उन्होंने उनके पास जो संगठनिक क्षमता है और जिस तरह से लोग उनको मानते हैं और आज भी उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, तो आप ये समझिए अगर वो भीतरघात पर उतर आएँ तो स्थितियाँ क्या होगी राखी। निश्चित रूप से उनके एक इशारे पर बहुत सारी सीटों का निपटारा हो जाएगा। ये आशंका तब होती है जब आने वाले समय में क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन अभी तो जो हम जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या भीतरघात होगी, और अगर होती है तो नुकसान किसको, एनडीए को होगा। अब एनडीए में किस दल को, जो घटक दल में किसको सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी बात पर आज की चर्चा है। बिल्कुल सही बात है। और सोमवीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए ये पूरा इलेक्शन हालांकि एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच का है, दोनों तरफ अलायंस है। और क्योंकि चर्चा नीतीश जी की है, नीतीश जी की चर्चा को यदि हम देखें तो आप लोगों के साथ भी रहे, ऐसा नहीं है कि कभी इस गठबंधन के साथ नहीं थे, आप लोगों के साथ भी रहे हैं। आपके साथ आरजेडी है, आरजेडी के साथ मतलब जेडीयू आरजेडी की भी के साथ भी रहे हैं। तो काम और अनुभव और उनको जितना समझ सकते हैं वो आप लोगों ने भी देखा है, क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, मैं आपको बता दूं कि शायद किसी के भी पैनलिस्ट के ये चीज जहन में नहीं आई कि भाजपा का एक मंडल अध्यक्ष है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है कि अमित शाह का आदेश है जेडीयू को हराना है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। कि जहां जहां मतलब अमित शाह ने आदेश दिया है कि जेडीयू का जहां जहां कैंडिडेट है उसको हराना है, भाजपा के कैंडिडेट्स को जिता के भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। और संदीप चौधरी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई का मेरे हरियाणा के प्रकरण में उन्होंने जिक्र किया था। मैं उनको थोड़ा सा हरियाणा की हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा। ओम प्रकाश चौटाला साहब जो बहुमत होने के बावजूद इनको लेकर आए, बहुमत उनको जरूरत नहीं थी इनकी, लेकिन फिर भी इनका एक विधायक था, वो सरकार में शामिल किया इनको जबरदस्ती। तो ये जो इनको जमीन देता है, ये भाजपा एक ऐसा कैंसर है जो इनको जमीन देता है, ये उसी को निकल जाती है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उसके बाद फिर इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला साहब की फैमिली के साथ क्या किया, उनका परिवार तोड़ दिया, फिर दुष्यंत चौटाला को दूध में मतलब पहले प्रयोग किया, फिर उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के उसको फेंकने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है हमेशा से। चाहे शिवसेना का प्रकरण देख लीजिए, चाहे आप क्या बोलते हैं अपना कि
शिंदे साहब के साथ क्या किया है, वो मतलब आप सब अवगत हैं इस चीज के साथ। और ये सिर्फ आप हमारी चर्चा हो रही है भाजपा और जेडीयू के बीच में जो अंतरकलह है वो, लेकिन जेडीयू के बीच में भाजपा के कुछ एक ऐसे स्लीपर सेल प्लांटेड हैं, ललन सिंह जी जैसे, जो मतलब कि बिल्कुल भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वो तो अपने लिए एक मौका खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस तरह की बयान दे रहे हैं कि देखिए, जैसे अभी लुत्फुल्ला जी से जब आपने पूछा तो लुत्फुल्ला जी का जवाब था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ललन सिंह ने क्या बोला कि देखिए एनडीए तय करेगी, बैठक में होगा, जो होगा वो होगा। वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं ताकि उन्हें कल को एक अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि कहीं उप मुख्यमंत्री बनने का उनका भी दांव लग जाए बिहार में। तो इस तरह के प्लान कर रखे हैं। नीतीश कुमार जी को तो भाजपा ने 2020 में ही निपटाने का प्लान बना रखा था। किस तरह से चिराग पासवान को अपना हनुमान बना के उतारा हुआ था बिहार के अंदर, और किस प्रकार से चिराग पासवान ने जेडीयू को इतनी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया 2020 में, लेकिन इनकी योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मतलब कि क्या बोलते हैं उस प्रकार से बिहार की जनता ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आए। नीतीश कुमार जी को आज जदयू के अंदर कुछ मतलब कि जयचंदों के बल पर हाईजैक किया हुआ है। 6 बजे के बाद से नीतीश कुमार जी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उनको एक तरह से मतलब कि दबा के रखा हुआ है। 6 बजे के बाद से आप इस पूरे इलेक्शन में एक सभा दिखा दीजिए मुझे कि शाम के 6 बजे के बाद से उन्होंने कोई बैठक भी की हो, क्योंकि उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है और वो जदयू के जयचंदों की बदौलत ऐसा हो रहा है। और मैनिफेस्टो की इनकी आपने देखा है कि किस प्रकार से मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। इतिहास में इतने बड़े गठबंधन में जहां 5-5, 6-6 पार्टियां हैं, आपने पहली बार देखा होगा 27 सेकंड के लिए सारे बड़े बड़े नेता आए और मतलब कि 27 सेकंड में मीडिया के आगे एक फोटो दिखा के चलते बने। ना तो प्रेस के मतलब कि सवालों का जवाब दिया, ना वहां पे अपने कुछ विचार रखे। क्योंकि हालांकि ये चीज तो हो सकता है मोदी जी से प्रेरणा आ रही हो, क्योंकि 11 साल में प्रेस वार्ता तो उन्होंने भी एक भी नहीं की है, तो हो सकता है ये प्रेरणा अपने उन बड़े साथियों से आ रही हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार जी तो प्रेस वार्ताएं करते थे, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को अब एहसास हो चुका है कि उनका पत्ता साफ होने वाला है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने सोचा होगा कि भाई मैं क्यों, जब वही बात है, नाम मेरा नहीं है, घोषणाएं मैं क्यों करूं फालतू में, कल को बदनामी मुझे झेलनी पड़ेगी जब ये पूरी नहीं हो पाएंगी। तो आप देखिए राकेश जी, एक मैं आपको दो अभी चुनाव, जैसे बिहार का चुनाव और लोकसभा चुनाव, इस 2 प्रकरणों का आपसे मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक तो प्रधानमंत्री जी की भाषा, जब उन्होंने दूसरे तीसरे चरण लोकसभा का गुजरा, जब उन्हें यह आभास हो गया कि 400 पार नहीं हो रहा भाई अब की बार, तो उनकी भाषा किस तरह से गिरी कि मुजरा, भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अपनी आखिरी रैली तक आते आते बिहार में प्रधानमंत्री जी को यह आभास हो चुका है कि अब की बार दलित, पिछड़ा और मतलब जो वंचित वर्ग है वो उन्हें बिल्कुल नकार रहा है। तो प्रधानमंत्री जी फिर से वही गोली, कट्टा, दुनाली, बंदूक, तो जहां जहां प्रधानमंत्री जी की भाषा गिरने लग जाए तो आप समझ जाइए कि उन्हें यकीन हो चुका है कि उनका पत्ता वहां से साफ हो चुका है। तो ये प्रधानमंत्री जी को अपनी एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और ये नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अभी जो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के नहीं होंगे। उन्होंने बिहार की आत्मा को बार बार छलने का काम किया है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब की बार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। और मैं पार्टियों का प्रचार नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ एक मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कई बार, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह से आचार संहिता का भी दौर चालू है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी का बदलना बिल्कुल तय है और नीतीश कुमार जी जाने चाहिए बिहार के हित के लिए, यही अच्छा है, क्योंकि वो अक्षम्य हो चुके हैं, वो अस्वस्थ हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती ढो रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है कि मतलब कि उनको फिर से बिहार पर थोपे, तो वो मुझे लगता है बिहार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता बिल्कुल नकारने जा रही है और वहां पे सत्ता का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मंटू जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मंटू जी, देखिए बहुत ऐसी लाइन है नीतीश जी को लेकर, सब लोगों ने अपना अपना विश्लेषण दिया है। सवाल आपसे भी मेरा लगभग वैसा ही है, क्योंकि आपके साथ भी रहे हैं, लंबा समय काम किया हुआ है, जानते हैं, समझते हैं। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बिहार में जितना आपने समझा है,
जितनी ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, मैं पिछले विधानसभा को भी यदि यहाँ पर कोट करके देखूं, नंबर ऑफ सीट्स की यदि मैं बात करूं आरजेडी की, तो इस बार में ये बात तो तय है कि एक आप का अलाउंस और दूसरा एनडीए। तो मैं इन दोनों को देखूं क्योंकि जेडीयू की हमेशा से बात बहुत अलग रही है। बिहार की राजनीति में जेडीयू का वर्चस्व हमेशा टॉप पर रहा, आप लोग भी रहे मुख्य विपक्षी रूप में। तो ये जो सिनेरियो इस वक्त पे बन रहा है नीतीश जी को लेकर, क्या वाकई कोई खेला देखते हैं? देखिए राखी जी, इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बिहार के जनता मन बना चुका है। इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है 14 तारीख के। हम लोग जमीन पर स्तर पर हम लोग घूम चुके हैं, लगातार अभी तक हम घूम ही रहे हैं। अभी आपका चैनल के माध्यम में बैठने के लिए हम लोग आए हैं। पूरा जनता बना चुका है। जिस तरह से भाजपा जदयू में एक दूसरे को नीचे करने में लगे हुए, भाजपा चाह रहा है कि नीतीश कुमार के जदयू का कम हो ताकि भाजपा की सरकार बने, कि भाजपा का सीट कम हो, हमारा सीट ज्यादा हो ताकि हम मुख्यमंत्री। लड़ाई भी है और लड़ाई ही नहीं है, पूरी तरह से जनता इसमें जो कट चुका है दोनों के लड़ाई में। जिस तरह से बिहार में पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। आप जान रहे हैं कि अभी चुनाव के समय में जिस तरह से मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हुआ, और अभी कल ही ललन सिंह अपने कार्यकर्ता के बीच में बोलने के काम किए कि गरीब का वोट देने के लिए रोक दिया जाए, घर में उसको बंद कर दिया जाए। जब गोड़ हाथ पड़े तब उसको निकालो और उसको अपने साथ ले जा करके वोट पर दिलाओ और फिर उसको को घर में बैठ जाओ। जिस तरह से वो लोग वातावरण बना चुके हैं बिहार में, उससे जनता ऊब चुकी है। किसान, मजदूर, व्यवसाय, पिछड़ा, यति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और गरीब तबका के सवर्ण लोग भी उससे नाखुश हैं नीतीश कुमार से। इस राज्य में अपराध जिस तरह से बढ़ा है, इसलिए तेजस्वी यादव का जो योजना लाए हैं कि महिलाओं के 14 जनवरी के दिन प्रत्येक महिला के खाता में 30,000 रुपया माय बहन मान योजना के तहत देने के काम करेंगे। जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको एक परिवार को नौकरी देने के काम करेंगे। इसलिए जनता में जन जन तक पहुंच चुका है, जनता मन बना चुका है कि इस बार रफ्तार तेजस्वी सरकार ही रहेगा और तेजस्वी आएंगे तो बिहार के विकास और उन्नति होगा। ठीक है मंटू जी, एक छोटा सा सवाल है। मान लीजिए इस बार के जो नतीजे होंगे 14 नवंबर को, हम सब फिर बैठेंगे उस दिन। मुझे ऐसा लगता है मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थितियां बन गई, क्योंकि एनडीए का जो सीट शेयरिंग है 101 की मैं बात करूं, मान लीजिए बीजेपी की सीट्स ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा भारी पड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अब नीतीश जी को चुनना है कि सीएम की कुर्सी चाहिए, तो हो सकता है पलटी मारने की ज़रूरत पड़े। तो आपको लगता है कि एक सीएम आगे फिर से एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए वो यदि पलटी मारेंगे तो क्या साथ आप लोगों का दोबारा जुड़ सकता है? जनता ऐसा मौका देने नहीं जा रहे हैं। फुल मेजॉरिटी में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय हो चुका है। जनता में जन जन तक पहुंच चुका है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का विकल्प है और लंबे समय तक बिहार में जो है विकास रुका हुआ है उसको तेजस्वी यादव का नेतृत्व में बढ़ेगा। ऐसा मौका देने नहीं जा रहा है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये तय हो चुका है बिहार के जनता में। हम लोग ग्राउंड पर जा करके, जमीन पर जा करके देखे हैं, हर तबका के घर में जाने के काम किए हैं और जो योजना है तेजस्वी यादव को जन जन तक काम भरपूर सहयोग मिल रहा है। कहीं होने नहीं जा रहा। इस बार सरकार बनाएंगे और हम मुंगेर जिला से आते हैं। मुंगेर जिला में तीनों विधानसभा महागठबंधन की जोड़ी में जा रहा है। चलिए, ये तो खैर अब जनता जनार्दन का निर्णय होगा कि परिस्थितियां बिल्कुल क्लीन स्विप होती हैं या फिर पेंच फंसता है। अब जो भी होगा ये तो खैर आने वाले वक्त की बात होगी। समय की सीमाएं मैं चाहती हूँ सभी लोग जल्दी से अपना अपना एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया रखें। प्रदीप जी ने तो समय भी मांगा था। प्रदीप जी बोलिए। राखी जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहूंगा आपको। देखिए क्या है कि सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, राजनीतिक विश्लेषक जी ने और वो अपने सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे समाज में ना अभी भी परिवार की अवधारणा मरी नहीं है और सब बड़ी स्ट्रांग और बड़ी मजबूती के साथ है।
किसी भी समाज में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो पीढ़ी जिसने वो जंगल राज देखा था, जिसने वो कुटीर उद्योग, अपहरण उद्योग को उठते हुए देखा था, वो आज घर के नीति निर्धारक हैं, उनके निर्णय मान्य होते हैं, घर के मुखिया हैं वो। और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी को अपनी सुरक्षा में कोई भी सेंधमारी नहीं पसंद है। तो बहुत बातें हो जाए, बहुत सारी चर्चा हो जाए, लेकिन बिहार की जनता वो जंगल राज जिसमें भूरा बाल साफ करने वाली परियोजनाएं चलती थी, अपहरण उद्योग चलता था, वो किसी को स्वीकार नहीं है। तो छोटी सी बात मैं कहूंगा, बाकी देखिए चर्चाएं होती रहेंगी, आप विश्लेषण करते रहिए, सब लोग अपने विचार व्यक्त करते रहें। फ्यूचर प्रदीप जी, छोटा सा इंटरप्ट मुझे करना पड़ेगा। यदि इतना ही जंगल राज को बिहार की जनता याद कर रही होती तो पिछली बार के विधानसभा के नतीजे देखिए ना आप उठाकर, नंबर ऑफ सीट्स आरजेडी की देखिए, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों जंगल राज होता तो फिर सुरक्षा की दृष्टि से आरजेडी को उठाएंगी क्यों? आ जाने दीजिए, 14 तारीख को तो आप कह रही है ना, फिर बैठेंगे हम चर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल, कोई भी चर्चा समाप्त नहीं होती, कोई भी चर्चा समाप्त नहीं होती, राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती हैं, चुनाव के पूर्व भी, चुनाव के बाद भी। और मैं आपको वादा करता हूँ, आज मैं जरूर रहूंगा आपके उस दिन अगर कार्यक्रम में, अगर आपने मुझे बुलाया तो। और मैंने बहुत बार बोला बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, देखिएगा, उत्तर आने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सोमवीर सांगवान जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी, जल्दी जल्दी से। देखिए राखी जी, अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जंगल राज, मैं ये इनसे जानना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों में 6,18,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं, 1.25 लाख हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं, और 2.5 लाख मुकदमे, मतलब हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये एनसीआरबी का डाटा आप वेरीफाई कर लेना। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये कौन सा जंगल राज है? ये आप लोग मीडिया में ये एक नैरेटिव फैलाते हैं, जंगल राज वर्सेस मंगल राज। अभी अनंत सिंह जी तो मतलब कि अपनी सहमति से गिरफ्तार हुए हैं, आपकी पार्टी ने ही बोला है, अनंत सिंह जी ने, कि भाई वो तो अपनी सहमति से गिरफ्तार हुए हैं, और किस तरह से उनको गिरफ्तारी करते टाइम उनकी सहूलियत के लिए एक पंखा और किस तरह से एक मखमल का वो जा रहा था कारपेट उनके साथ, वो गिरफ्तार के साथ साथ उनकी टीम ले जा रही थी अंदर, जब वो गिरफ्तारी के लिए अंदर गए थे। तो आप लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए जंगल राज की बात करते हुए, कि कम से कम आप लोगों ने जो बिहार की हालत की है, तो कम से कम आप लोगों को तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। 20 साल हो गए और कितने साल बिहार के लोगों को यूं शोषण करना है, और कितने साल बिहार के लोगों का यूं खून चूसना है। ठीक है सोमवीर जी, प्लीज रुकिए। देखिए बिहार को कितने साल समय की सीमाएं, संक्षिप्त प्रतिक्रिया इतनी बड़ी नहीं होती सर, ऐसे मत करिए। बहुत संक्षिप्त होगा और मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सोमवीर जी ये बताइए कि आदरणीय राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार जो है माफी मांगने के लिए बोला है? अरे सर, अब ये कहाँ की चर्चा कहाँ जा रही है? प्लीज पहले तो मैं ये कह रही हूँ, जंगल राज को भूल जाइए। आप लोग इसलिए भूल जाइए क्योंकि बिहार की जनता समझदार है। इतने लंबे वक्त में कोई जंगल राज नहीं देख रहा है सर। एक ही मुद्दे को लेकर पूरा इलेक्शन वक्त निकालिए प्लीज। ठीक है, उस चीज को रोकिए, मैं उस पर नहीं बोलने दूंगी। हाँ, लुत्फुल्लाह जी अपनी बात रखिएगा। सोमवीर जी रुकिए, प्लीज टॉपिक को इधर उधर मत होने दीजिए। मैं प्लीज रुकिए, लुत्फुल्लाह जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए 14 तारीख को आप सभी लोग देख ही लेंगे, जो है एनडीए की सरकार बनेगी फिर से, माननीय मुख्यमंत्री फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। डेवलपमेंट, विकास, यही हमारा मुद्दा है। बिहार में सभी क्षेत्रों में ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हुआ है, चाहे रोड ले लीजिए, पुल ले लीजिए। अब लुत्फुल्लाह जी, मैं आपसे ये कह दूं कि प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि जो 101 के बाद जो 29 सीटें चिराग पासवान की हैं, यानी 130 से वो उधर बढ़त ले गए, तो कहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे? आप भी मुझे ये भी बताइए। फिर 1 करोड़ रोजगार माननीय मुख्यमंत्री जी वो ऐलान किए हैं। अरे सर, 130 ही उधर चली जाएंगी तो फिर 1 करोड़ का विकास कहाँ रह जाएगा? आप ये भी तो बताइए। बिहार के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, बिहार की सम्मानित जनता के लिए जो पलटी मारते हैं। पलटू राम नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार की सम्मानित जनता के हित के लिए, उसको देखते हुए, उसका फलाह व बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए, मतलब विकास के लिए बिहार की जनता के लिए फिर से पलटी मारना पड़ेगा तो पलट जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ही तो कह रहे हैं। सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से हम लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और 14 तारीख को आप फैसला देखिएगा।
सर फिर से मुख्यमंत्री अच्छा लगता है, सब बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सब आपस में फंसे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहाँ बहुत सोच समझ के तोल मोल के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि पहले चरण का मतदान है। बहुत तोल मोल के बोलो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि रात भर में खेल हो जाए। खैर ठीक है, मंटू जी अपनी बात रखिए जल्दी जल्दी से। सर महागठबंधन वाले तो अभी तक देख लीजिए क्या हो रहा है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है महागठबंधन में। मंटू जी चलिए नहीं सुन पा रहे शायद। प्रियदर्शी जी अपनी बात रखिएगा बहुत जल्दी से। चलिए प्रियदर्शी जी भी नहीं है। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए जल्दी से। जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए राखी जी, पता नहीं किस जंगल राज की बात की जाती है। 100 से ज्यादा अवार्ड जीतने वाले देश और दुनिया में सोनम वांगचुक जेल में हैं। बताइए ये जंगल राज है या ये राम राज है? संजीव भट्ट एक आईपीएस अधिकारी गुजरात कैडर के जेल में है, उनकी पत्नी दर दर इंसाफ मांग रही है। बताइए ये राम राज्य है या ये जंगल राज है? नहीं संदीप जी, आपकी चोट काफी गहरी है, दिख रहा है मुझे। प्लीज लेट मी कंप्लीट प्रदीप जी, सब लोग बोलना जानते हैं। आपकी चोट बहुत गहरी है, दिख रहा है मुझे सर, आपकी चोट बहुत गहरी है, भगवान करे वो जल्दी भर जाए। नहीं, हम सच बोलने वाले लोग हैं, हमारी बात से चोट लगती है, आपकी खता नहीं है। ये जाट कम्युनिटी ऐसी है, हम लोग डरते भी नहीं है, चाहे हमें साल जाति को क्यों ले आए सर? हमने 3 काले कानून जाति को क्यों लाए? क्यों बोल रहे हैं आप? इसीलिए मैंने कहा कि क्यों चोट बहुत वो राजनीतिक विश्लेषक है, क्यों बोल रहे हैं? बोलने दीजिए ना, बुरा क्यों लग रहा है? जाने दीजिए। नेताओं की तो राखी जी, चुनाव में नेताओं की जाति होती थी सुना था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की भी जाति होती सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब यदि मैं कह दूं कि हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए, नीतीश जी कुछ खेला कर दे, तो क्या मैं भी गलत हो जाऊंगी? क्या मैं जेडीयू के तरफ चले जाऊंगी? मैं कह रहा हूं, देखिए एक बड़ी अजीब सी बात पता लगी। मैंने नेताओं की जाति होते सुना था, जाति कार्ड खेलते सुना था। पहली बार जिंदगी में, कई वर्षों से मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखा हूं, पहली बार मैंने किसी राजनीतिक विश्लेषक की जाति का झंडा उठाते देखा। हालांकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत मित्र हैं, लेकिन नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होगा ये अभी होगा, 14 तारीख तक ऐसे ही होगा, मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज प्रोग्राम देखिएगा संदीप जी, आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ नाम लिया है। चलिए समय हो गया है। आरपी श्रीवास्तव जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी, जो मुद्दा है अभी तो चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, बात चुनाव के पहले की है, वोटिंग की बात है। अगर इस तरह के जो बातें आ रही हैं, जिस तरह का एनडीए के अंदर अभी बातें उठ रही हैं, सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ें, और जहाँ तक बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी गिनाए गए, और आपने बताया भी कि कितनी बार नीतीश कुमार इधर से उधर जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो। और यदि ऐसी स्थितियां आती हैं तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से हो सकता है चुनाव में ही खेला कर जाएं, बाद में करने की ज़रूरत क्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनकी नाराज़गी चिराग पासवान को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर शायद नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को इतना वेटेज दिया है, और जो आप जैसा बता रहे हैं कि 130 सीट हो जाती हैं लेकर के, और 130 सीटों को ही मान ले अगर एनडीए कि हमको ज़्यादा ज़्यादा सफलता पानी है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है एक जो है जरूर कोई खेल कर सकते हैं। और जहाँ तक नेताओं की बात है, नेताओं ने विभिन्न दलों में आप देखिए, पार्टी के अंदर भीतर घात होता है, पार्टियों के, ये तो गठबंधन है, गठबंधन में होना कौन सी बड़ी बात है, यहाँ भी हो सकता है। तो जो वक्त बताएगा कि 14 तारीख के बाद क्या होता है, लेकिन फिलहाल हमारी नज़र जो है किस पर है, वोटिंग पर है। और कल वोट पड़ेंगे, निश्चित रूप से हम लोग जो है चैनल भी वहाँ पर लगातार हमारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम पहले तो उसी पर नज़र रखेंगे। और ये जो आज नीतीश कुमार पर ही फोकस पूरा जो हमारा डिबेट है, कि नीतीश कुमार हमेशा से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता रहे। लालू यादव के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता रहा है बिहार का, तो नीतीश कुमार रहे। तो अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार आने वाले समय में करते क्या, और सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मुख्य रूप से उनको लेकर बातचीत ये इसलिए भी ज़रूरी थी पहले चरण की वोटिंग के पहले, क्योंकि बिहार की राजनीति को उठाकर देख लीजिए, ना तो एक तरफा कोई गया, ना नीतीश जी के बिना कुछ कर पाया। तो कहते हैं ना कि जो बनना बिगड़ना है, सूत्रधार वही हैं, और जब तक वो हैं तब तक ये चर्चा होगी। लुत्फुल्लाह जी की मुस्कुराहट बता रही है, कितना अच्छा लग रहा है उन्हें सुन के। सर बचाइए, देखिए एलजेपी है अभी बीच में, ये चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, और फिर हम आप सब इस चर्चा में बैठेंगे। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भीतरघात के आसार हैं या नहीं, नीतीश जी पर दारोमदार है, बिल्कुल है, सूत्रधार ही वही है, और मुख्य रूप से तब तक बने रहेंगे जब तक इस
राजनीति में उनका चेहरा बिहार में चमकता रहेगा। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब सब कुछ जनता जनार्दन तय करेगी कि देखिए वोटिंग का परसेंटेज क्या आता है, और 14 नवंबर को नतीजे सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि आखिर जो जनता चाह रही थी वाकई में किसका एक विकास वो देखती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।